हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 18 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। देखो फ्रंट पे आपके सामने जो स्क्रीन पे दो आर्टिकल्स हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें तो शॉर्ट सर्किट जिसके बारे में बताया गया है कि अभी जो फर्स्ट शॉट लगा दिया गया है, जो एक इंजेक्शन का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड भी हो चुका है। तो इसमें तो पॉइंट वही चीज़ बता रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं ना, बोलो उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, एक तो पॉलिटिशियंस अगर इंजेक्शन कर लगाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, एक मैसेज जाएगा पब्लिक में कि हाँ वाकई में वैक्सीन्स है वो सेफ़ हैं और सबको लगवाना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियन वाकई में सीधा डील करते हैं ना लोगों से, तो एक अपने आप में एक आइकन बन के उभर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है, ये अमेरिकन केस, अमेरिका में जो रेसिज्म का पूरा इशू मुद्दा चल रहा है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई काम की चीज़ नहीं है। हम डिस्कस करेंगे ये दोनों आर्टिकल। ये पहला आर्टिकल है जिसमें इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में जानेंगे, तो दूसरा आर्टिकल है जिसमें डेटा प्राइवेसी को लेकर के अच्छा आर्टिकल है। 3-4 सजेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और अभी तक क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें होल्ड पे हैं जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। दोनों आर्टिकल अच्छे हैं, देखेंगे। आइडिया पेज पे चलते हैं। आइडिया पेज पे अगर हम देखें तो एक तो ये आर्टिकल अच्छा है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या करना चाहिए, कहाँ फार्मर्स को क्या चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए, किस तरीके से कंज्यूमर्स का बिहेवियर है उसको कैसे चेक करने की ज़रूरत है, और क्या वाकई में एक बड़ी टास्क निकल के आ रही है हंगर के बाद में, जिसको हम बोल रहे हैं माल नरिशमेंट। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 आर्टिकल हो गए। फिर 4th आर्टिकल है, उसके बारे में थोड़ा सा जस्ट लेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा एक जो अभी बजट जो आने वाला है वहाँ पर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है एक तो, और दूसरा हमारी इकोनॉमी किस ट्रेजेक्टरी पे अभी चल रही है, क्या स्कोप बन रहा है, वो थोड़ा सा आउटलाइन हमें मिलेगी जो ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स में टुकड़ों में डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। तो ऐसे करके 4 आर्टिकल हो गए। अब देखते हैं एक एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया नेपाल रिलेशंस की। देखो, बिल्डिंग ट्रस्ट। पिछले हफ्ते नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है प्रदीप ग्यावली, वो आए थे हमारे यहाँ पर विजिट करने के लिए। या आप देखोगे पहली ऑफिशियल हाई लेवल पॉलिटिशियन मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन बिगड़ चुके थे, खटास आ चुकी थी दोनों के बीच में, जब इंडिया ने रोड बनानी शुरू कर दी थी, मतलब एक तरीके से इनॉग्रेशन कर दिया था। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो वहाँ पर गए थे लिपुलेख पास में। तो वहाँ पर उस ज़मीन को काठमांडू क्लेम करता आ रहा है लगातार, और इस चीज़ को कहीं उस पर्टिकुलर रीजन को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह कंसिडर कर रहा था। और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं इंडिया ने ये कहा कि बोले पेंडेमिक आ गया, हम अभी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत की कहीं ना कहीं एक बात हो भी रही थी कि हाँ दोनों कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बैठना चाहिए और इस बात को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए, सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को। बट पेंडेमिक की वजह से फिर हो नहीं पाया, और उस पेंडेमिक के ड्यूरिंग ये आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ की नेपाल की पार्लियामेंट ने अपना खुद का नया मैप डिक्लेयर कर दिया, और इस जो एक डिस्प्यूटेड एरिया जो ट्राई जंक्शन है, कालापानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख, उसको खुद की टेरिटरी कंसिडर कर दिया और बोला कि हम कैसे भी करके इसे 370 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को हम ले लेंगे। तो वो जो डिस्प्यूट था मैप के थ्रू जो क्लेम कर दिया गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं खटास आ गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देखो, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की बात करो, या हम आर्मी चीफ की बात करें, या फिर रॉ के हेड की बात करें, इन तीनों का वहाँ पर जाना, नेपाल में गए हमारी तरफ से भी जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उनका वहाँ पर वेलकम होना है। इस तरीके से बातचीत जो हो रही है ना, ये डायलॉग स्टैब्लिश करना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। जो ये प्रदीप ग्यावली जी का जो विजिट है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं एक और कदम एडवांसमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि ट्रस्ट डेफिसिट है वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही ख़त्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बातचीत हो गई तो हो गया सारा ख़त्म, नहीं, अभी भी बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। देखो, केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है अभी वहाँ पर, उन्होंने ये चीज़ कालापानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख को खुद को मतलब एक तरीके से डिटरमाइन कर रखा है कि हाँ हम इस ज़मीन को ले ही लेंगे जो 370 स्क्वायर किलोमीटर की है। बट आप देखोगे यहाँ पर ये जो ज़मीन है ना, ये इंडिया चाइना नेपाल ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, तो और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, मतलब एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है यहाँ पर।
तो ग्यावली जो है वो यहाँ पर आए हैं, बातचीत हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स इंडिया ने फिक्स कर रखे हैं वो एक्सेप्टेड हैं। कहने का मतलब नेपाल के पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब कि आपने कोई ऑप्शन दिया और उन्होंने एक्सेप्ट करने से मतलब उनके पास में कोई दूसरा चारा ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही करेंगे। बट यहाँ पर नो फीट अकम्पली है, कहने का मतलब उनके पास में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब अभी डायलॉग लंबे चलने वाले हैं। ठीक है, अब फिर बात आ जाती है और नेपाल की पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व उन्होंने करा दिया है, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, और अभी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टोरेट गवर्नमेंट के तौर पे वो चल रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ये जो प्रदीप ग्यावली जी हैं वो कहीं ना कहीं विजिट पे आए हैं। तो ये एक कदम जो है टाइम पे उठाया गया है जिसमें बातचीत हो रही है, और देखो डायलॉग ही हर चीज़ का कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, आज अगर चाइना इंडिया के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं डायलॉग बेसिस पे ही निकालने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं। अब क्या है, वहाँ पर नेपाल की पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल पॉलिटिक्स की, इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल देखा भी था जिसमें इंडिया ने अब की बार अपने आप को थोड़ा दूर रखा है नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स से, क्योंकि वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें दो लीडर्स है, दो पार्टीज थी अलग अलग, उनको अमलगमेट करके फिर बाद में ये गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। एक पार्टी के लीडर तो हैं केपीएस ओली, दूसरी पार्टी के हैं पुष्पकमल दहल, जिनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है। तो वो कहीं ना कहीं केपी ओली के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बोले कि ये जो आपने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया है, लोअर हाउस को या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आपने डिसॉल्व किया है, वो एक सही कदम नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पॉलिटिकल कह सकते हो टेंशन आ गई, और उस केस में आप देखोगे अब की बार इंडिया ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, जबकि चाइना की तरफ से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स वहाँ पे आए हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्रोकरशिप लाई जा रही है कि कैसे भी करके सेटलमेंट किया जाए। तो ये देखो एक कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुआ करता था, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसएसआर के बीच में हुआ करता था, क्योंकि यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था कम्युनिज्म को, और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज किसको प्रमोट करने के लिए लगी हुई थी, डेमोक्रेसी को। तो वो चीज़ यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक सेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात यह है कि दिल्ली को लगातार बातचीत करनी चाहिए, और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं जो रोल अभी चाइना जो प्ले कर रहा है उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अपनी तरफ से आयरन क्लैड कमिटमेंट दिया। आयरन क्लैड कमिटमेंट का मतलब कि कैसे भी करके नेपाल को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे कोविड-19 के अगेंस्ट में, वैक्सीन सप्लाई करके, कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों में से जो भी होगा वो सप्लाई कर दिया जाएगा। और आप जानते हो रिसर्च बहुत ज़बरदस्त लेवल पर चल रही है, और हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी चल चुका है, तो कहीं ना कहीं नेपाल को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी ये चीज़ इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो बातचीत के अलावा कोई बढ़िया ऑप्शन निकलता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है बिफोर क्लिकिंग आई एग्री। ये आर्टिकल लिखा हुआ है वराद पांडे और सुभाशीष भाद्रा के द्वारा। अच्छा आर्टिकल है। देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी यूज़ करते हो, वहाँ पर आपके सामने आती है प्रिवेसी पॉलिसीज़, ठीक है, और उसमें आपको क्लिक करवाते हैं एग्री और आई डोंट एग्री, ऐसे करके दो ऑप्शन आते हैं, और फिर आप जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करते हो और उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर राइटर्स जो हैं वो एक चीज़ बड़ी क्लियर बोलना चाह रहे हैं कि आप एग्रीमेंट तो ले लेते हो, बट ये पॉलिसी की जो आपने जो प्रिवेसी पॉलिसी जिस पर आपने क्लिक करवाया है, क्या उसको कोई पढ़ भी पाता है कि नहीं। इंडिया में अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो केवल 12% लोग ही ऐसे हैं जो इंग्लिश को पढ़ने और समझने में कंफर्टेबल हैं, या इंग्लिश के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हैं। जानते सब हैं, बहुत यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं, पर कंफर्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो वो 12% लोग ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर आप वहाँ पर ये काम करवाओगे जहाँ पर इंग्लिश में बड़ी पॉलिसी गाइडलाइंस आप एक साथ क्लिक करोगे, जैसे व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करो तो कितनी लंबी आती है, कौन पढ़ता है जी? आप में से जो भी पढ़ता है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बता देना, ठीक है। तो आप खुद रिसर्च कर लोगे यहाँ पे कितना डेटा आपको मिलता है कि कितने जने उस पॉलिसी गाइडलाइन को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में वो एक्सेस यूज़ कर लेते हैं। बट वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस एप्लीकेशन पे आपको कॉन्फिडेंस कम रहता है। आप शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती है, यार ये पता नहीं क्या पूछ रहा है हमसे,
ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो बड़ी सवालिया चिन्ह उठा रही है, और उसी पर कहीं ना कहीं ये पूरा ये जो आर्टिकल है ये ओरिएंटेड है कि जो प्रिवेसी पॉलिसीज है, डेटा को कलेक्ट करना, और डेटा के लिए कलेक्शन के पहले कंसेंट ली जा रही है, और कंसेंट भी ली जा रही है, तो इतना बड़ा डेटा इतना डिटेल दे करके कि जिसके बेसिस पे काम अगर कोई करता भी है तो फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ट्रस्ट डेफिसिट भी आ रहा है। ठीक है, अगर ऑनलाइन अगर कंसेंट की बात करें तो ज़्यादातर इंडियंस गलत तरीके से दे देते हैं, मतलब ये है कि बस मुझे मेरा काम करना है, दे दो रे यार कंसेंट, हाँ कर दो, हाँ आई एग्री, ठीक है, बट वो जल्दबाजी कहीं ना कहीं बेकार रहती है। देखो, कंसेंट जो है एक ऐसा फलक्रम है, एक ऐसा बेस है जहां पर डेटा इकोनॉमी जो है, इकोसिस्टम है, वो अपने आप को हार्नेस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पार्लियामेंट की कंसिडरेशन में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, और उसी का कहीं ना कहीं डेटा प्रोसेसिंग की भी लीगल ग्राउंडिंग को भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है कि एक स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनएम्बिग्यूअस और रिवोकेबल ये जो सिस्टम है, मतलब एक तरीके से ऐसी कंसेंट देना अलाउ करो, या लोगों से इतना तो पूछो इस तरीके से कि आप जो भी गाइडलाइन जो भी लिख रहे हो उस एग्रीमेंट में, पॉलिसीज में, वो चीज़ें पढ़ने लायक हो और एकदम टू द पॉइंट चीज़ हो, ऐसा नहीं घुमाए फिराए। क्योंकि आप अगर कानून के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो वही चीज़ है, मतलब जो लॉ के स्टूडेंट है, यहाँ पर एक डेटा आएगा आपको बताएंगे अभी कि लॉ के बारे में, लॉ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिवेसी पॉलिसीज के बारे में जब एप्लीकेशन की पढ़ी ना, तो उनको भी पता लगा कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पॉलिसीज में बता क्या पा रहे हैं, इतनी मतलब, और फिर एक कॉमन मैन को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कंसेंट अगर आप ले रहे हो उन टर्म्स में, एक इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर डिलीवर होनी चाहिए कि आप उस डेटा का क्या करने वाले हो, एक अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए वहाँ पर, ये नहीं है कि आप वहाँ पर कुछ छुपा रहे हो, क्लियर होना चाहिए, एकदम ओपन अप होना चाहिए। और अगर इंडिविजुअल एक बार एग्रीमेंट दे देता है कि हाँ ठीक है मेरी कंसेंट, आप मेरा डेटा यूज करो, तो उसके पास में रिवोक करने का भी राइट होना चाहिए कि वो जब चाहे इंडिविजुअल तो उस एप्लीकेशन से अपनी डिटेल्स को हटवाने की पूरी उसके हाथ में पावर्स हो। तो ये चीज़ें जब हो जाएंगी ना, तब जाकर के हमारे यहाँ पर डेटा प्रिवेसी या फिर जो वाकई में कंसेंट का जो प्रोविज़न है वो प्रॉपर्ली फुलफिल हो पाएगा। लास्ट ईयर नीति आयोग ने पब्लिक कमेंट के लिए डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के लिए एक ओपन अप ड्राफ्ट रिलीज किया कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल की फिनेंशियल, हेल्थ, टेलीकॉम और अदर डेटा जो एक साथ कंबाइन कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और जो भी कहीं ना कहीं अगर एक इंडिविजुअल है जो कहीं हॉस्पिटल में जाए तो उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े कि हाँ कि उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम करने की माथापच्ची ना हो, और इंश्योरेंस वाले के पास में जाए तो ये नहीं बताना पड़े कि ये देखो ये मेरे ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं। तो कहने का मतलब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाने की बात की नीति आयोग ने, तो उस पर भी कमेंट मांगे गए थे। तो डेपा जो है इसके थ्रू या फिर इसी तरीके के ये इनिशिएटिव अगर किए जाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में इनोवेशन आएगा, इनोवेटिव इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। और इसी से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक इनोवेटिव और प्रोडक्टिव, मतलब एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार भी कर सकते हैं। फिर वो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके पास में अगर डेटा अवेलेबल होगा तो उसी के हिसाब से वो अपने प्लान भी नए तैयार कर सकेंगे। लेकिन कंसेंट जब टूट जाए, ठीक है, तो वहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, जब कंसेंट में ब्रेकिंग आ जाती है ना, तो फिर डेटा की शेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर चली जाती है, जो डेटा स्टोर कर रहा है ना उस इंडिविजुअल या उस एप्लीकेशन या उस प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कंसेंट है तो कहाँ तक है, और दूसरा कंसेंट अगर रुक गई है तो वो डेटा शेयरिंग को रोके। ठीक है, तो यहां पर ये जो बेस है ना ये कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है, अभी तक भी इस पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। तो यहां पर हमें कुछ नए आइडियाज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम डिजिटल डेस्टिनीज को और अच्छे से फोकस कर सके, जो कि हम डिजिटल इंडिया के थ्रू देख रहे हैं। तो क्या क्या आइडियाज दे रहे हैं राइटर्स, बहुत ही अच्छे राइटर आइडियाज है, देखते हैं। देखो, फर्स्ट, बिजनेस हाउसेज है ना उनको ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, एक इस तरीके की एक तरीके से सुपरवाइजर बने, रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड, मतलब ऐसे मैनेजर बने जो वाकई में जिम्मेदारी लेकर के काम करें, जिससे कि कंज्यूमर का ट्रस्ट वो गेन कर सकें। इसमें क्या होगा कि वो केवल सही चीज़ें करें वो तो है ही, पर अच्छी चीज़ें करें ये भी ज़रूरी है।
यहाँ पर एक रिसर्च डेटा बता रहा है कि सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज एट अशोका यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिसेंटली बिहेवियर एक्सपेरिमेंट किया डेटा प्रिवेसी को लेकर के लगभग 5,500 इंडियंस में। तो देखा और लगभग 20 इनोवेटिव डिज़ाइन आइडियाज़ के बारे में बातचीत की गई और कि जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रिवेसी पॉलिसीज़ को कितना पढ़ते हैं, जैसे कि वो प्रिवेसी पॉलिसी के बारे में कितना एंगेज हैं, कितना रीड कर रहे हैं, कितनी देर तक वो उस पेज पे टिक रहे हैं। जिससे कि अब इससे क्या होगा, अगर पॉलिसी पेज आपके सामने आता है, उसको अगर आप पढ़ रहे हो और वो आपकी समझ में आ रही है, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो अपने आप आएगा ना मन में कि यार वाकई में ये एप्लीकेशन अच्छी है, अपने को आगे इसमें प्रोसीड फर्दर करना चाहिए। बट उसी केस में अगर उल्टा हो जाए जैसा यूजुअली होता है, तो आपको क्या लगता है कहीं यार ये मेरे डेटा चुरा ना ले, आजकल होने लग गया ना अवेयरनेस की वजह से। तो उस केस में जब जब भी ये रिसर्च की गई, इस रिसर्च में एक चीज़ नोटिस की गई कि लोगों में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो रेडी थे अपने डेटा को शेयर करने के लिए उस बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ में, जब उनको प्रिवेसी पॉलिसी अच्छे से समझ में आई है। तो बोलो वही चीज़ यहाँ पर है कि बोले ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अगर बिजनेस हाउसेज जो हैं वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल गेन करना चाहते हैं, तो एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा बेटर वे में, ठीक है, जिससे कि वो कॉन्फिडेंट फील करें। आप देखोगे जो यूजर्स को जो मैसेज होते हैं, यूजर से मैसेज भी लिए गए, तो वहाँ पर पॉइंट यह था, इट टेक्स लेस टाइम टू रीड दिस पॉलिसी देन ब्रशिंग योर टीथ। ये चीज़ जब बोली गई कि भाई आप अगर दांतों को ब्रश करते हो उससे भी कम टाइम लगेगा अगर आप इस मैसेज को पढ़ोगे, तो वो जरूर पढ़ेंगे उसको, और बिजनेस हाउसेस को इससे भी फायदा होगा और यूजर्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक तो ये काम करने की जरूरत है, ट्रस्ट बिल्ड करो। दूसरा, रेगुलेटरी बॉडीज स्टैब्लिश कर दी जाए जो कि प्रॉपर वे में काम कर सके। इससे क्या होगा, कंज्यूमर का नॉलेज भी बढ़ेगा और प्रिवेसी पॉलिसीज को भी आप प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप को खत्म करती है। जैसे हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, भाई 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज है, 2 स्टार है, 3 स्टार का टीवी है। ये जो चीज़ें आ रही हैं आपको इन्फॉर्मेशन तो देती है ना, नहीं आप थोड़े ना अंदर घुस करके कैलकुलेट करोगे कि कितना इसमें रिस्क है, कितनी ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और दूसरा, डिटेल में कोई जाता नहीं है, लिखी हुई रहती है डिटेल स्टारिंग के नीचे भी, बट फिर भी डिटेल में जाने की कोई कोशिश, बस स्टार देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इससे पर्टिकुलर अप्लायंस से हो सकता है। तो वही जो चीज़ है ना, वही चीज़ कहीं ना कहीं प्रिवेसी रेटिंग के लिए भी की जा सकती है। एक ऐसी ही एक कह सकते हो आप रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश कर दी जाए जो कि इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अच्छी है। अशोका यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस से ये पता पड़ता है, ये जो डेटा है, कि इन एप्लीकेशन की प्रिवेसी रेटिंग को अप्रूवल दे दो। जैसे ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है ना, उसी तरीके से इन एप्लीकेशन को, जैसे यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाकर के या कहीं पर भी ऐप स्टोर पे जा करके डाउनलोड करो, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि भाई इसकी प्रिवेसी इतनी है और इसकी प्रिवेसी इतनी है। वो रेटिंग्स अगर वहाँ पे आ जाती है तो उससे कंज्यूमर्स को और ज़्यादा फायदा होगा। तो दो चीज़ हो गए, रेगुलेटरी बॉडी आ गई और यहाँ पे बिजनेस हाउसेस को कंज्यूमर में ट्रस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। तीसरा, गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है ना, उनको अब साथ में आकर के इनोवेटिव वे में अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने की जरूरत है। ये बहुत शानदार, ये तीनों आइडियाज अच्छे हैं, तीनों को ऐसे कैसे लिख लो। अब यहां पर कैसे बताते हैं, बोला बिग एफएम पर शुरुआत में 2020 के शुरुआती टाइम में लगभग 10 रेडियो एपिसोड्स आया करते थे जिसका नाम था जिंदगी मोबाइल। तो उसमें एक इंडिविजुअल जो रेडियो जॉकी था, उसने स्टोरी बताई, बोला कि डेटा शेयर करना, प्रिवेसी रिलेटेड मैसेज उन्होंने डिलीवर किए स्टोरी के थ्रू। जो रात को आप सुनते होंगे कभी कि ये जो एफएम पे आते रहते हैं, स्टोरी बताते रहते हैं, तो उसमें बताया कि क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या चीज़ों को आप अलर्ट होकर के काम कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए लगभग 140 मिलियन इंडियंस के पास में वो मैसेज पहुंचा और वाकई में एक आप कह सकते हो अवेयरनेस आई, लोगों ने रिस्क लेना छोड़ दिया। साइबर कैफे पे किसी ने लॉग इन किया तो वो लॉग आउट प्रॉपर वे में करके आए हैं। तो मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज़ में जब ये इफेक्टिवली काम कर सकता है, तो क्यों ना फिर इसी तरीके से डेटा प्रिवेसी के लिए लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाई जाए, प्रिवेसी कॉन्शियसनेस लाई जाए लिसनर्स के बीच में, या फिर जो भी है इसी तरीके से गवर्नमेंट और जो बिजनेस एसोसिएशन है उनको साथ में आने की ज़रूरत है। ये नीलेश मिश्रा नाम है उसका जॉकी का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेशंस की बात हम कर चुके हैं।
तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है, जब भी कोई लिटिगेशन या कुछ प्रॉब्लम आए, बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर आना चाहिए कि गड़बड़ किसने की है, तो वो आना चाहिए पॉलिसी प्रोवाइडर पे, ना कि कंज्यूमर पे। कंज्यूमर को रिलीव करो, ठीक है। अल्टीमेटली कंज्यूमर पे कर रहा है, वो अपनी खून पसीने की कमाई से डेटा लेता है और उस डेटा से एक्सेस करता है, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है वो कंज्यूमर के ऊपर ही लौट जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा ज्यादती है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बिजनेसेस को कहीं ना कहीं एक फ्यूडिशियरीज की तरह काम करने की ज़रूरत है, एक जिम्मेदार इंसान की तरह काम करने की ज़रूरत है, जो कि डेटा को प्रोटेक्ट करे और यूज़र के बेस्ट इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए काम करे। केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक रेगुलेटर जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में हमने बात की, तो रेगुलेटर जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है और वो एक इंटरमीडियरी की तरह भी काम कर सकता है, जो कि कंज्यूमर्स को तो वार्न करे कि भाई क्या क्या तो डेंजरस प्रैक्टिसेस हो सकती है, अगर आप ये करोगे तो आपका डेटा लूज हो सकता है, आपकी प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो सकती है। दूसरा, कंज्यूमर्स को अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़े तो उनको रिप्रेजेंट भी करे और उनको इनके जो कंज्यूमर्स का के बिहाफ में उनको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करे। एम्पावर करना, एजुकेट करना एक एक इंडियन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है और इसको करना चाहिए। इसमें डिजिटल इकोनॉमी में जब इस तरीके से अवेयर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब जाकर के और इंडिया अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। देखो यही एक अच्छे से आप कह सकते हो डिजिटल इंडिया का अगर हम पोटेंशियल हम वाकई में रियलाइज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये अच्छा एक स्कोप है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड बात की जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है बैलेंस्ड डाइट। आर्टिकल लिखा हुआ है अशोक गुलाटी जी के द्वारा। देखो एग्री फूड पॉलिसी की जब बात आए तो अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक एग्री फूड पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी जो है वो केवल शॉर्ट रन नहीं होना चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म चैलेंजेस को एड्रेस करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें 2019 में जो डेटा आया था तो उसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है 2027 आते आते हैं सभी कंट्रीज़ में सब मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा और 2030 आते आते कंट्री में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि अर्बन एरियाज़ में रहने लग जाएंगे। उनको सेफ फूड की एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत होगी जो कि हिंटरलैंड मतलब गांवों से फुलफिल की जा सकती है। इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एवरेज होल्डिंग, हमने कितनी बार डेटा डिस्कस किया, शायद आपके पास लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लो कि एवरेज होल्डिंग हमारे यहाँ पर कितनी है 1.08 हेक्टेयर अगर एक एवरेज होल्डिंग देखी जाए तो, ठीक है, तो वो कितना 2015-16 के डेटा के हिसाब से, और लगभग कंट्री की 42% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो आप एक तरफ देखो कल्टिवेबल लैंड जो फर्टाइल लैंड है या जहाँ पर खेती की जाती है वो ज़मीन, दूसरी तरफ अगर आप वाटर की बात करो तो ये दोनों रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में अवेलेबल हैं और वाकई में सीवियर प्रेशर ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके किस तरीके से एक ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी बनाई जा सकती है उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखो इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं 4 टच स्टोन्स होने ही चाहिए, 4 मेन पिलर्स पे ये पॉलिसी टिकी हुई होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है ये आप सजेशन दे सकते हो जब भी कभी कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जब आप कुछ लिखो ना, तो ये जो होती है ना कि ये आइडियाज़ जो आते हैं वो कहीं ना कहीं हम इन आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा पेज आता है आइडिया पेज, ठीक है, जिसमें पहला पिलर क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जब अगर खेती करे तो वो अच्छा खासा मतलब फूड है वो प्रोड्यूस कर सके, फूड फीड फाइबर तीनों प्रोड्यूस कर सके जिससे कि लार्ज पॉपुलेशन को हम एक तरीके से खाना अवेलेबल करा सके। पहला काम तो ये कि प्रोडक्शन एडिक्वेट होना चाहिए। दूसरा, जब ये प्रोडक्शन हो रहा हो तो उस टाइम पे हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, बायोडाइवर्सिटी, इनके प्रोटेक्शन की भी काम करने की ज़रूरत है। साथ में ये हो गया एनवायरनमेंट, इसके साथ में हमारी जो प्रोडक्शन है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, तभी तो हम एक रिम्यूनरेटिव काम कर पाएंगे, पैसा ज़्यादा कमा पाएगा हमारा किसान। तीसरा पिलर क्या हो सकता है कि हमें ज़रूरत है एक इस तरीके की मूवमेंट की, सीमलेस मूवमेंट लाने की जो कंटिन्यू काम करे, जिसमें कि खाना जो है वो फार्म से लेकर के फॉक तक पहुँचे, मतलब खेत से लेकर के प्लेट तक पहुँचे, ठीक है, जिसमें मार्केट कॉस्ट को कम किया जा सकता है जी। और दूसरा, जो सप्लाई चेन में जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। एक सेफ और फ्रेश फूड जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसमें लॉजिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। तो 3 पिलर। और चौथा पिलर क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है उसको सेफ और एक पोषक
तत्व युक्त खाना उनके अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि महंगाई भी ना पड़े। तो ये 4 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें इन सभी चीज़ों में, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ रहा है? फार्मर का आ रहा है ना। तो फार्मर की इनकम भी हमें डबल करने का टारगेट लिया हुआ है। वो बात अलग है कि अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोविड-19 का जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप जो चल रही है, बट फिर भी हमें यहाँ पर फार्मर की इनकम भी बढ़ानी है और इधर ये सारे के सारे चारों पिलर को भी हमें प्रॉपर वे में आगे बढ़ाना है। तो उस केस में हमें बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है अब्रॉड में, जहाँ पर हमारे फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसको अच्छा पैसा मिल सके। देखो, प्रोडक्शन फ्रंट की अगर बात करें तो बेस्ट पॉलिसी हो जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जिससे कि आज लेबोरेटरीज में अगर जो भी नई कोई स्पीसी, या आप कह सकते हो नया कोई सीड तैयार हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी फार्म तक पहुंचाया जाए। डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगभग ये डिमांड रहती है कि उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। बोला जितना जीडीपी में एग्रीकल्चर के लिए फंड अवेलेबल होता है उसका लगभग 1% एग्री आरडी में जाना चाहिए। समझ गए? मान लो हमारी जीडीपी है 100 रुपये, एक सेकेंड भाई, हमारी जीडीपी है 100 रुपये। अगर एग्रीकल्चर को आप वहाँ से 5 रुपये देते हो तो वहाँ से 1% आप निकाल करके और फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे निकालो। बट हमारे जो क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर अभी भी केवल उस 1% की जगह कितना आता है, केवल 0.5% ही कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसको डबल करने की ज़रूरत है, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी ज़्यादा और उससे फिर किसानों को भी फ़ायदा होगा। और जो हमने 4 पिलर देखे, न्यूट्रिशियस फूड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म में हमें फूड सिक्योरिटी, फार्म से फॉक तक खाना पहुंचाना है, वो सारे काम। तो इसके लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। देखो, इंडिया जो है कहीं ना कहीं फेल कहाँ पर होता है? नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाटर और सॉइल की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसके बारे में हमने पहले बात की थी। इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा, जो फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी तो रेकलेसनेस के बेसिस पे, मतलब बिना कोई सोचे समझे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना एक्सेस में, और उसमें भी यूरिया का। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर लेवल भी डिप्लीट हो रहा है, तो सॉइल क्वालिटी भी बिगड़ रही है। और स्पेसिफिकली देखा जा रहा है कहाँ पर? जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली आया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये रीजन लगातार अपनी तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आना चाहिए। वहाँ पर ज़रूरत है कि जो राइस के अंडर में आने वाला जो कल्टीवेबल एरिया है उसको अब आधा कर दिया जाए। और इससे क्या होगा? एक तो ये कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी ये करने की ज़रूरत है कि उनके जो इनकम है उसको डबल करने के लिए ऑग्यूमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है? तो ये 2 बड़ी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखो, ये किया कैसे जा सकता है? इसका करने का एक ही तरीका है। एक तो हाईली सब्सिडाइज्ड जो इनपुट प्राइस दिया जाता है, जैसे पावर, वाटर, ये जो फर्टिलाइज़र है इनकी हमने बात की, यहाँ पर सब्सिडी हम देते हैं। दूसरा एमएसपी या फिर एफआरपी पॉलिसीज़ जो चलती है, जो पैडी, वीट, शुगर केन, इनके लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना पैसा लग रहा है और कितना ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं ये जो क्रॉप्स हैं, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल रहा है? वाटर डिप्लीशन, वाटर लेवल डिप्लीशन, सॉइल डिग्रेडेशन, और एयर क्वालिटी भी पुअर होती जा रही है, जो हम दिल्ली में प्रॉब्लम देखते हैं स्टबल बर्निंग की वजह से। तो क्यों ना पॉलिसी मेकर्स को इस फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत महसूस करनी चाहिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे रिम्यूनरेटिव होना चाहिए, फ़ायदे का सौदा होना चाहिए। अगर शुगर और वीट की अगर हम बात करें, हम कहें कि कितना कॉम्पिटिटिव है, तो ग्लोबल प्राइस के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर शुगर और वीट महंगे दामों पर प्रोड्यूस होता है, तो कोई फ़ायदे वाला चीज़ नहीं है। दूसरा, अगर शुगर तो चलो मिल्स में चला गया, बट आप देखो वीट और राइस, ये तो कौन प्रोक्योर कर रहा है मेजरली? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, क्योंकि वहां पर आप देखोगे तो कितना स्टॉक एक्सेस में पड़ा है, और फिर वो लगातार एमएसपी पे अगर प्रोक्योर करते रहेंगे तो इस एजेंसी पे लगातार ये डेट बढ़ता चला जाएगा, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया इन पे। और
असर किस पे जाएगा फिर? एक्सचेकर पे, मतलब गवर्नमेंट पे। राइस की अगर हम बात करें तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहां पर हमारा लगभग एक साल में 25 से 30 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी चला जाता है, क्योंकि इतना पानी कंज्यूम होता है, जबकि हमारे पानी की कमी ऑलरेडी है। तो क्यों ना फिर राइस कल्टीवेशन जहां जहां पर भी है, जहां पर सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई दी जा रही है, वहां पर कोई और दूसरे ऑप्शन देखे जाएं। क्यों इस सब ऑप्टिमल टारगेट, सब ऑप्टिमल जो हमें अचीवमेंट हो रहा है, इसको हम ऑप्टिमल में कन्वर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या आ रही है? देखो, ये जो 3 क्रॉप है ना, इनके लिए जो एमएसपी या एफआरपी तो जो दी जा रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बार डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखोगे इनका जो आउटकम है, जितना एमएसपी या एफआरपी दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रेशो में कम आ रहा है। एक पानी का लॉस हमने ऊपर देख ही लिया राइस की वजह से। देखो, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर कोई एमएसपी नहीं मिलती, बट ये लगातार अच्छी पेस पे ग्रो कर रहे हैं। आज देखोगे आप 3 से 5 गुना तक इनका जो पेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीरियल्स या फिर शुगर केन। जो अन्न होता है ना, अनाज जो खाते हो, वो हो गया, या फिर शुगर केन हो गया, उसके ग्रोथ से कंपेयर करो इन 3 जो चारों सेक्टर्स को, तो इनकी ग्रोथ कितनी है? 3 से 5 गुना ज़्यादा है। 2018-19 का अगर हम डेटा देखें तो लाइव स्टॉक और फिशरी अकेली दोनों मिलाकर के जितना ग्रोस एग्रीकल्चरल आउटपुट की वैल्यू थी ना, उसका 40% तो केवल लाइव स्टॉक और फिशरी का था। आप देखो 2018-19 में। जबकि ये जो 3 मेन, या आप कह सकते हो जिनको एमएसपी दी जाती है, जैसे पैडी हो गया, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, इनका कंट्रीब्यूशन टोटल एग्रीकल्चरल वैल्यू में कितना रहा? केवल 6%। तो आप देख सकते हो कि एमएसपी दे रहे हैं, उसके बावजूद 6% कंट्रीब्यूशन है। और यहां पर बिना एमएसपी में भी केवल 2 सेक्टर, लाइव स्टॉक और फिशरी, ये दोनों के दोनों 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्यों ना जी इसको बढ़ाया जाए। हॉर्टिकल्चर का अकाउंट अगर आप देखो तो वो 21% है हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोस एग्रीकल्चरल वैल्यू में देखा जाए तो देख सकते हो कितना ज़्यादा स्कोप है। तो क्यों ना फिर इस सेगमेंट पे काम किया जाए। फिर इसके बाद में ये तो हो गया देखो एग्रीकल्चर का पूरा। मार्केटिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटीज़ जो होती हैं, जो भी प्रोड्यूस होता है अनाज हमारे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है हमारे यहाँ पे। वजह क्या है? पुअर लॉजिस्टिक्स। हमारे यहाँ पर स्टोर करने का, ट्रांसपोर्टेशन का ये सिस्टम अभी भी बहुत वीक है। दूसरा, सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के चक्कर में तो ये फार्म लॉज लाए गए हैं ना, कि कॉर्पोरेट हाउसेस को इधर अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा और एग्रीकल्चर जो है वो रिम्यूनरेटिव बन जाएगी। बट वही बात, अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है। कितना टाइम लगता है सारी चीज़ें निकल के आने में, नो आइडिया। ठीक है, तो इस सेगमेंट पर बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और ये पिछले कई दशकों से डिमांड लगातार चलती आ रही है। तो हमारी एग्री पॉलिसी जो है ना, वो मार्केटिंग सेगमेंट पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाउन हो जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे ये चैलेंज भी लगातार बना रहता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखें, कुछ और मैटर्स भी है जहां पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बात आ जाती है कंजम्पशन की। देखो, हंगर जो है वो तो कम और ज़्यादा, मोर और लेस, कहीं ना कहीं कम होती हुई, मतलब अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। बट आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कुपोषण, माल नरिशमेंट। और ये आप देखोगे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। माल नरिशमेंट में कोई खाना ही नहीं, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। वुमेन की एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चे को शुरुआत में जो वैक्सीनेशन लगता है वो, सैनिटेशन कितना है, न्यूट्रिशियस फूड कितना कंज्यूम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग केसेस हैं, इनको डील करने की ज़रूरत है। एक आप कहते हो ना, युद्ध स्तर का एक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, वार फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो पीडीएस के थ्रू जो खाना हम बांटते हैं, जिसमें राइस और वीट मेनली होता है, जो लगभग 90% तक उसमें सब्सिडी बेसिस पे ही होता है। क्योंकि देख लो आप, 1 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो दालें ये मिलती है समथिंग, तो इतना सस्ता थोड़े ना होता है। वहाँ पर सब्सिडी मिलती है तो 90% सब्सिडी बियर की जाती है। बट आप देखोगे इसका पूरा कंट्रीब्यूशन, ये स्टॉकिंग करना या फिर इनको ट्रांसपोर्ट करना, वो सारा काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का। एफसीआई की आप आज देखो कर्जा कितना है, 3 लाख करोड़ का।
तो राइटर यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि ये जो कर्जा है ना, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने बजट में दिखाने की ज़रूरत है। ये कह के साइड में करने की ज़रूरत नहीं है कि एफसीआई की बोरोइंग इतनी है, अब ज़रूरत है कि बजट में इसको मेंशन किया जाए। इसके अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बेनिफिशियरीज जो हैं, जिनको इन सब्सिडीज़ का फ़ायदा मिलता है, जैसे राइस वीट जो परचेज करने हैं 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो, तो उनके लिए क्यों ना आप एक कैश इक्विवेलेंट का मेथड एक अवेलेबिलिटी दे दो। एमएसपी है, एमएसपी जितना आप देते हो वो प्लस में 25% और ऐड कर दो, इतना फिर आप कैश फैसिलिटी दे दो और उनको ऑटोनॉमी दे दो कि भाई आप क्या खाना चाहते हो, क्या कंज्यूम करना चाहते हो, वहां पर जाओ और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खरीद लो और उसको कंज्यूम करो। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फूड का ऑप्शन आएगा। अभी क्या है, मोनोटोनस चल रहा है, या तो चावल खा लो या फिर गेहूं खा लो। तो इससे क्या हो रहा है, मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम टैकल नहीं हो पाएगी। तो अभी क्या ज़रूरत है हमें मालनरिशमेंट को ख़त्म करने के लिए, इस पर ध्यान देने के लिए हमें एजुकेशन हो गई, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गई। स्वच्छ भारत अभियान ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने जो आप न्यूज़ डिस्कशन में देखा था, ODF++ का जो टारगेट है वो भी अब काम करने लग गए हैं उस पर भी। तो इनमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना फूड डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की पहले बात की, अब बात करो फूड डाइवर्सिफिकेशन की। तब न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो बेनिफिशियरी अपने आप ही अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देगा। देखो, एक अच्छी एग्री फूड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए डिमांड ड्रिवन अप्रोच, कि वाकई में मार्केट में डिमांड किसकी। अब न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है ना, तो न्यूट्रिशन को एक सेंटर में रख के फिर बनाने की ज़रूरत है। हमें हमारे सिस्टम की जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग का सेगमेंट है और यह कंज्यूमर है, इन तीनों की सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए, वो भी ऑन चॉइस, कि क्या खाना चाहता है एक इंडिविजुअल, वो भी किस पे, एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है द के शेप्ड बजट। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अरुदीप नंदी के द्वारा। देखो, चीज़ें वही आ रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है। फेस्टिव सीजन के टाइम पे पेंडेमिक के जो केसेस थे वो थोड़े से रिसर्च तो हुए, बट हाँ, डेथ रेट बहुत कम रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब एनकरेजिंग है सब कुछ। इवन जीडीपी की डिमांड एक्सपेक्टेशन ये चल रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी जीडीपी जो है वो 13.5% तक ग्रोथ रजिस्टर करेगी, जो कि करंटली फाइनेंशियल 2021 में कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लगभग 6.7% से। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक भी हमारे पास में जितना डेटा अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं जो नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स, तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्री कोविड एरा के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी करती हुई दिखाई दे रही है। बट ये जो नवजात ग्रोथ है ना हमारी, वहाँ पर अभी भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, पेंडेमिक ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा परेशान किया, जो भी इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को, तो उसका असर देखो फॉर्मल इकोनॉमी में भी ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इस चीज़ से रिलेटेड बड़ी क्लियर है कि ये जो इफेक्ट है ना, ये लैग करेगा। कहने का मतलब 5 महीने पहले जो इफेक्ट था उसका असर आज है, और आज जो रियल जो एक्चुअल में इकोनॉमी की स्टेट है वो हमें एक्सपीरियंस होगी आने वाले 5 महीने के बाद में। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी आने बाकी हैं। तो हमारे यहाँ पर रिकवरी क्या है, के शेप्ड। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। के शेप का मतलब कि जब कोई इकोनॉमी डाउनफॉल में गई हुई है, उसमें फिर जैसे रिकवरी होती है तो कुछ सेक्टर तो ग्रोथ कर जाते हैं और कुछ सेक्टर लगातार डाउनफॉल में चलते रहते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो ये के बन गया। तो कुछ सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ डाउनफॉल जा रहे हैं। तो ग्रोथ कौन कर रहा है, डाउनफॉल कौन जा रहा है, वो देखो आप। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास में बैलेंस शीट मतलब पैसा बहुत है, तो वो तो देखो रोबस्टली रिकवर कर रहे हैं, उनकी तो रिकवरी शानदार है। बट जो स्मॉलर छोटी फर्म्स हैं, गरीब घर हैं, वो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी, गरीबी के बहुत खराब दुष्चक्र में फंस चुके हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेप्टेडनेस, कर्जा बहुत ज़्यादा, और वो भी कब, इस पेंडेमिक की वजह से। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया है अपनी जनवरी 2021 की आउटलुक में कि लगभग साउथ एशिया में लगभग 100 मिलियन लोग, लगभग 1 अरब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 अरब लोग जो हैं वो पुअर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा और पुअर्टी लाइन की वर्ल्ड बैंक की क्या डेफिनेशन है
कि दिन में एक इंडिविजुअल $1 कमाता है या नहीं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उस लेवल से भी कम हो जाएगी। ये डेटा थोड़ा काम का है, कम से कम आने वाले 1 साल तक तो काम आ ही जाएगा, आप लिख लेना इसको, जब तक नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आती। गरीबी की जब बात आए तो देखो डेटा तो हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा कभी भी कुछ भी लिखो ना तो उसमें पहले आप लाइन को एक थीम बेसिस पे लिखो। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, थीम लिखो और उसको फिर सब्सटैंशिएट करो फैक्ट्स पे, आपके ऑब्जर्वेशंस पे, एक्सपीरियंसेस से, उनके बेसिस पे। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम्पल भरे जा रहे हो, एग्जाम्पल कोई मैटर नहीं करता है, एग्जाम्पल तो हमेशा सपोर्ट करने के काम आएगा। मेन जो थीम है वो होनी चाहिए आपकी पैराग्राफ की शुरुआती लाइन में, चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऐसे राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहली लाइन, पहली 1-2 लाइनें थीम होनी चाहिए और फिर उसके बाद में उसको सब्सटेंशिएट करो कि हमने ये देखा, ये रिपोर्ट ये कहती है, ये रिपोर्ट ये कहती है, तब जाकर के आपका स्ट्रॉन्ग आंसर बनेगा। ये ध्यान रखना आप। ओके, हाँ, अगर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का बजट आने वाला है, उसके लिए इन पर क्या किस चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो तो हम इस पेंडेमिक के पूरे पीरियड से 2 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस को हम रजिस्टर कर सकते हैं अब अपकमिंग बजट के लिए। सबसे पहली चीज़, सिचुएशन तो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर देखें तो वहाँ से अगर इंडिया को देखें तो हमें इतना डर तो नहीं है कि हाँ इन्फेक्शन की दोबारा से कोई वेव आ गई और लॉकडाउन 2 लगाना पड़ेगा। तो ये तो चलो ठीक है, हमारे लिए एक अच्छी साइन है। बट दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, के शेप रिकवरी, जिसमें हमने देखा कि जो पेंडेमिक पुअर हैं, पेंडेमिक पुअर का मतलब जिनको गरीबी में धकेल दिया है इस बीमारी ने, उन लोगों के लिए काम करना, जिसमें गवर्नमेंट ही उनको फीड कर सकती है, जॉब दे सकती है, सोशली असिस्ट कर सकती है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन में फीस कम करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फिस्कल की प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिलेमा बनेगा यार डेफिनेटली कि रेवेन्यू इतनी ज़्यादा आ नहीं रही है, फिर भी ठीक है आ रही है कलेक्शन, बट एक केस क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा है नहीं, एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ करके कितना हो रहा है, लगभग 7%। टारगेट था 3.5% का और बढ़ के हो गया 7%, जस्ट डबल। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा टाइट रहेगा। रूरल रीजन में जैसे नरेगा वाला काम है वहाँ पर, या फिर आप देखो जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं या फिर जो भी सप्लाई देनी थी वहाँ पर कितनी ज़्यादा सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है और बजट को इस पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें फिस्कल स्टैंड पॉइंट से, तो हमने देखा है गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी कितना ज़्यादा बर्डन चल रहा है, जिसका ये डेटा जो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3.5% था होना चाहिए, हो गया कितना, 7%। तो अभी क्या है देखो, बड़ी एक डिलेमा सी निकल के आ रही है, मैं बताता हूँ आपको क्लियर। मार्केट में पैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ 13.5% बताई जा रही है, ये है देखो यहाँ पे 2022 में, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इन्फ्लेशन बेस्ड। अब इन्फ्लेशन बेस्ड होगी मतलब यहां पर आप देखोगे तो नॉमिनल ग्रोथ है 13.5%। अब इस केस में आप देखो महंगाई बढ़ रही है, वही चीज लोगों के पास में 10 रुपए है और 10 रुपए केवल खाने पे खर्च हो गए, तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ना इंक्रीज हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड तो तब इंक्रीज होगा, 10 रुपए हैं उनमें से 5 रुपए उनके खाने पे खर्च हो गए और 5 रुपए और चीज़ों के ऊपर वो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सके, तब जाकर के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव मानेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो ग्रोथ रजिस्टर होगी इसमें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। अब बात यह आ जाती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लो, भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की वजह से चलते हैं। आज देखो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कितनी कम कर रखी है, आरबीआई ने कितना रेपो रेट को कर रखा है, 4% पे कर रखा है, ठीक है। वो क्यों कर रखा है? बोले मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी आ जाए, एक साइकिल कम घूमना शुरू हो जाए। तो पहली चीज़ तो क्या है, इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे घूमना शुरू कर दे। तो इन्फ्लेशन अभी इतना डर वाली चीज़ नहीं है, ये मैंने पहले बताया था आपको कि इन्फ्लेशन आधी रोटी, डिफ्लेशन या रिसेशन एक रोटी। तो इससे बढ़िया इन्फ्लेशन एक बार आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन एक बार बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में एटलीस्ट घूमना तो शुरू हो जाएगा, पैसा घूमना जैसे फ्री हो, फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से
टैक्सेशन को बढ़ा देना चाहिए। फिर टैक्सेशन बढ़ेगा तो अपने आप ही लोगों से पैसा आना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट के कॉफर से खाली हो गए जो वो भर जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट है वो भी राइज कर दे बैंक, तो उसके बेसिस पे फिर हमारी जो इकोनॉमी की रिकवरी है उसको हम कंटिन्यूस सस्टेनेबल बना सकते हैं। 2022 में अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी रियल टर्म्स में 5.3% जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करे, तो उस केस में हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो जो कुछ भी है वो इन्फ्लेशन ड्रिवन ही रहेगा, तो इन्हीं चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के, बोले ये जो रेटिंग एजेंसीज है ना, जिनमें मेन तो आती है मूडीज या फिर फिच की, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की रेटिंग को ऑलरेडी नेगेटिव टेरेन में तो ले जा चुकी हैं। वजह बोले फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट करना है। और रही सही में आपको पता होना चाहिए कि कल ही एक डेटा आया था, लगभग $586 बिलियन हमारा फॉरेक्स हो गया है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, उस पर तो ध्यान देने की बाद में ज़रूरत है, पहले ज़रूरत है हम घर की ज़रूरतों को संभाल लें। समझ गए? तो बजट सेशन में इतना जो कुछ भी होगा उसमें इसी चीज़ को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जी, सीधी सी बात है। क्राइसिस तो है, बट एटलीस्ट एक अच्छी बात तो ये है ना, वैक्सीन आ गया है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमारे यहाँ पर सेकेंड वेव जो आई भी है, तो उससे डेथ रेट बहुत कम है, और लगातार देखो ग्राफ जो है कोविड का वो लगातार गिर ही रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। बाकी दूसरे कंट्रीज में, यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में देखो फिर से प्रॉब्लम आने लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन चीज़ जो थी वो हमने देख लिया। डिस्कशन भी यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।